सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। बेसिकली पॉलिटिकल थॉट्स हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पॉलिटिकल थॉट एज अ पोर्शन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आज हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। एंशिएंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल थॉट मोर और लेस सिमिलर टर्म्स हैं, क्योंकि जैसे इंडिया में आप अगर किसी से पूछोगे कि तुम्हारा पॉलिटिकल एवोल्यूशन की हिस्ट्री कहाँ है, मतलब तुम्हारा पॉलिटिकल एवोल्यूशन कब शुरू हुआ, तो हम बेसिकली रेफरेंस लेते हैं अर्थशास्त्र का, धर्मशास्त्र का। आप किसी यूरोपियन से पूछोगे ना कि तुम्हारा पॉलिटिकल एवोल्यूशन की जो साइन है वो कहाँ मिलते हैं, तो वो ग्रीक का एग्जांपल, ग्रीक फिलोसोफर्स का एग्जांपल लेते हैं। तो वी विल स्टडी, तो दीज आर मोर और लेस सिमिलर टर्म्स, दैट इज ग्रीक पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन एंशिएंट टाइम्स। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पॉलिटिकल थॉट होता क्या है? Political thought, basically these are the ideas of philosophers, political ideas of philosophers that have been given by them over the time, and the study of political ideas is called political thought, और इसको political philosophy भी बोलते हैं। ये क्यों relevant है? Why to study? Why to study political thought? पहला रीजन कि हमारा political system evolve कैसे हुआ, ठीक है। कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा। दूसरा रीजन, डिफरेंट कंट्रीज में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइम पे प्रिवेल करता था। इसका फायदा ये है कि जब हम बहुत सारे कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो वी कैन गेट द बेस्ट ऑफ देम, कि इनमें से कौन कौन सी चीज है जो हम अपने यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या फिर कौन सी चीज इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी काम आ सकता है बहुत ज्यादा, एंशिएंट टाइम्स का पॉलिटिकल स्ट्रगल या फिर मॉडर्न टाइम्स का पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। सो वी विल स्टडी पॉलिटिकल थॉट। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू करेंगे। पहला हमारे जो पहले हमारे थिंकर होने वाले हैं, ही इज प्लेटो। ही इज माय वन ऑफ द फेवरेट थिंकर। ये पहले थिंकर हैं जिनको मैंने पढ़ा था, पॉलिटिकल थिंकर और फिलोसोफर भी कह सकते हैं हम। पॉलिटिकल के अलावा भी उनके बहुत सारे व्यूज हैं, ठीक है। अब इनकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। ही वाज द सन ऑफ एरिस्टन एंड पेरिसिटॉन। प्लेटो का जो बर्थ हुआ, जब कुछ दिनों बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी हिज मदर गॉट मैरिड टू अनदर गाय। तो इनकी पूरी लाइफ प्लेटो की उन्हीं के साथ गुजरती है, अपने मम्मी के सेकंड हस्बैंड के साथ, ठीक है। प्लेटो 20 साल की उम्र में सुकरात के संपर्क में आते हैं और उसके बाद वो उनके स्टूडेंट बन जाते हैं। प्लेटो की सबसे बड़ी आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी है कि ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट्स। इन्होंने अपने बुक में जो व्यूज लिखे हैं वो मोर और लेस सुकरात के ही लिखे हैं, और उन्होंने ये बात कही भी है कि मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा है और मैंने बस उन्हीं की बातों में थोड़ा सा ऐड ऑन किया है, फिर थोड़ी मॉडिफाई की है, ठीक है। होता क्या है कि एथेंस, जो जहां ये रह रहे हैं उनके स्टेट का नाम एथेंस होता है, उधर डेमोक्रेसी के जो अच्छे दिन है वो लगभग खत्म हो चुके होते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट राइट एथेंस हार जाता है वो, ठीक है, अपने नेबर स्टेट से, ठीक है। तो जो सुकरात होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 399 बीसी में। ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुकरात मारे ही वहां के पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से जाते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम वहां का डेमोक्रेटिक था। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके इनकी स्टोरी बताता हूँ। प्लेटो लगभग पूरा प्लान बना चुके थे कि सुकरात को बचाना कैसे है, लेकिन जब वो सुकरात को बचाने पहुंचे कि आइए चलो आपको फ्री करवाते हैं यहाँ से, वी विल गेट यू फ्रॉम हियर, और उनको पूरा देश से भगाने की पूरी योजना बना ली थी, तो सुकरात ने बोला, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी, कि अगर आज मैं बच गया, मैं यहाँ से भाग गया, तो मेरे विचार मर जाएंगे, और अगर आज मैं मर गया तो मेरे विचार जो है वो हमेशा जीवित रहेंगे, ठीक है। तो सच अ ग्रेट गाय ही वाज। तो इनके ये शिष्य थे। अब 399 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है सुकरात की। प्लेटो तब एथेंस छोड़ के चले जाते हैं इनकी मृत्यु के बाद। वो वर्ल्ड के डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, और उसी में वो पाइथागोरस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, और भी फिलोसोफर के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ठीक है। अब ये वापस आते हैं फिर एथेंस में, जो इनका स्टेट था, स्टेट का नाम था एथेंस, ठीक है।
अब ये सोचते हैं कि कि मुझे अगर अपने एथेंस को बचाना है तो जो लोग इसको रूल करें, द रूलर्स, ये बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एकेडमी खोल लेता हूँ। अकेडमी जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? मैं बेसिकली उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खोला जिसका नाम एकेडमी था। उन्हें एक जगह मिली एक व्यक्ति की जिसका नाम अकेडमोस था, ठीक है। तो उन्होंने उस जगह का नाम एकेडमी रख दिया बिकॉज ऑफ हिज नेम। ये उनका लोकल हीरो है वहां उस जगह का, उस टाइम का लोकल हीरो थे। तो अकेडमी वर्ड वहां से आया। अकेडमी वर्ड पहली बार प्लेटो ने यूज किया था, ठीक है। 387 बीसी में खोलते हैं और 347 बीसी तक ये एकेडमी में सर्व करते हैं, पढ़ाते हैं। और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें मेल और फीमेल दोनों को एजुकेशन अलाउड थी। प्लेटो वाज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट। मतलब आप समझ रहे हो 2500 साल पहले इस व्यक्ति की सोच क्या है कि मेल और फीमेल इक्वल होने चाहिए, जो हमारी सोच आज तक नहीं है, ठीक है, कि इनको बराबर शिक्षा का अधिकार है। तो ये एकेडमी शुरू करते हैं अपनी, और बेसिकली उसमें मतलब डिफरेंट व्यूज अपने एक्सप्लेन करते हैं। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन ईच ऑफ देम। सो इनका पहला जो थॉट है, पहला जो व्यू है वो हम पढ़ने वाले हैं, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो वर्ल्ड है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्पेलिंग देख लेना आप लोग। टेंजिबल या फिर विजिबल वर्ल्ड और दूसरा इंटेंजिबल वर्ल्ड। बेसिकली जो ये विजिबल वर्ल्ड है ये इम्परफेक्ट है और ये परफेक्ट वर्ल्ड है। ये जो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है ना, ये इसकी शेडो है परफेक्ट वर्ल्ड की। ऐसे समझिए कि एक हॉर्स है, आइडिया ऑफ हॉर्स, दिस इज परफेक्ट थिंग, बट वैरायटी ऑफ हॉर्स ये वेरी करती है। सो जो चीज इंटेंजिबल वर्ल्ड में है दैट इज परफेक्ट, और उसकी जो शेडो है जो हमें दिखाई देती है दैट इज इम्परफेक्ट। इसको एक एलिगोरी से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने केव का एग्जांपल दिया कि बेसिकली एक केव है, इसमें हम लोग ये खड़े हुए हैं केव की तरफ मुंह करके, और ये जो वर्ल्ड है इसके सामने यहां से लोग मतलब यहां से जा रहे हैं। जो शेडो पड़ रही है केव पर, जो दीवार है हमारे सामने, इस पर जो शेडो आ रही है ये हम लोग देख रहे हैं। मतलब जो रियल वर्ल्ड की या इंटेंजिबल वर्ल्ड की जो शेडो है वो हम लोगों को दिखाई दे रही है, हम उसी को सच मान के बैठे हैं, जबकि वो इम्परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि हमें कैसे भी करके टर्न करना है और बाहर लाइट की तरफ देखना है, मुड़ के सामने देखना है। जब हम शेडो वर्ल्ड से सामने देखेंगे, मतलब इसको पलटकर जो रियल वर्ल्ड है उसकी तरफ देखेंगे, तो थोड़ी देर के लिए हमारा विजन ब्लर हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं है। और उसके बाद विद टाइम हमें रियलाइज होगा कि वी आर इन द रियल वर्ल्ड। ये चीज अचीव करने के लिए नॉलेज इज रिक्वायर्ड। नॉलेज का काम है कि हमें टर्न करवाना, कि हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं वो इम्परफेक्ट वर्ल्ड है, दैट इज रियलिटी, जिसको हम रियलिटी समझ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द शैडो ऑफ आइडियाज। ये बेसिकली उनका पहला व्यू था। इसका क्रिटिसिज्म है, मतलब इसका क्रिटिसिज्म किया गया, एरिस्टोटल उनके स्टूडेंट ने किया। वी विल स्टडी दैट इन एरिस्टोटल। अब इनके अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। इनका जो सेकंड आइडिया हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज his understanding of justice, what he think about justice. Plato believe in distributive justice. What is distributive justice? It is simply doing one's duty
meddling into others। ये ड्यूटी बेस्ड जस्टिस में बिलीव करते हैं कि स्टेट आपको टास्क असाइन करेगा अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी और आपको वो टास्क पूरा करना है और आपको किसी दूसरे के टास्क में इंटरफेयर नहीं करना है। दिस इज व्हाट द प्लेटोस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस इज। It is simply nothing but it is a kind of distributive justice. Distributive justice, more or less, they are synonym. What is distribution of duty? अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में एरिस्टोटल का जो जस्टिस है वो राइट बेस्ड जस्टिस है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चलेगा कि कौन किस ड्यूटी के लिए कैपेबल है। स्टेट कैसे पता लगाए कि व्हिच पर्सन इज कैपेबल फॉर व्हाट पर्पस। तो इसके लिए बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज स्टेट इन टर्म्स ऑफ प्लेटो। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज नथिंग बट लार्जर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। और ये बात कई हद तक सही भी है कि ऐसे समझिए कि मैं हूं, मेरे जैसे लोगों से स्टेट बना है तो मेरा ही लार्जर फॉर्म स्टेट है। ठीक, जिस मुझे अगर देखा जाए इंडिविजुअल लेवल पे तो मेरा ही विजन लगभग मेरा स्टेट रिफ्लेक्ट करेगा। ये कैसे समझाते हैं वो बेसिकली समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। जो ह्यूमन सोल है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला रीजन, दूसरा करेज, तीसरा एपेटाइट। ह्यूमन सोल के बेसिकली 3 पार्ट हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो। पहला रीजन, रीजन मतलब कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। दूसरा पार्ट है करेज, करेज यू नो साहस, फाइटिंग लाइक अ वॉरियर। तीसरा है एपेटाइट, डिफरेंट डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक मनी, लाइक फिजिकल डिजायर्स एंड ऑल, दैट इज एपेटाइट। तो ह्यूमन सोल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो रीजन होता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो दैट विल गाइड द अदर टू हाउ टू वर्क। साधारण भाषा में समझते हैं जो हमारी सोचने की क्षमता है वो हमें बताएगी हमारी करेज को और हमारे एपेटाइट को कि इन दोनों को कैसे काम करना है। मतलब ये दोनों जो हैं ये सबऑर्डिनेट रहेंगे रीजन के। अच्छा, अब हर किसी की सोचने की क्षमता बराबर, सबकी बराबर तो नहीं हो सकती। ये जो तीनों फैक्टर्स हैं वो सब में बराबर भी नहीं हो सकते तो प्लेटो ने जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंडिविजुअल हैं, स्टेट के जो मेंबर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेसिकली। पहला जिसकी रीजनिंग की ताकत ज्यादा है, दूसरा जो जिनमें करेज ज्यादा है, और तीसरे जिनमें एपेटाइट डोमिनेट करता है ओवर अदर टू। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो जिनमें रीजनिंग की पावर ज्यादा है दे शुड बी द डिसीजन मेकर ऑफ द स्टेट। जिनमें करेज ज्यादा है दे शुड बी द वॉरियर, और जिनमें एपेटाइट ज्यादा है दे शुड बी द प्रोड्यूसर क्लास ऑफ द स्टेट। समझ रहे हैं ना आप कि जो इंडिविजुअल की क्वालिटीज थी उसी को प्लेटो ने एक लार्जर टर्म्स में बता दिया है कि दीज आर द क्वालिटीज ऑफ स्टेट्स। स्टेट इज नथिंग बट इंडिविजुअल रिट लार्ज। सो ये चीज हमें समझ में आई। तो प्लेटो ने सिटी अब स्टेट कैसे पता लगाएगा कि किस में कौन सी क्वालिटीज है और किस व्यक्ति की कौन सी क्वालिटी कितना डेवलप होगी, ये कैसे पता चलेगा। मतलब फुल डेवलपमेंट कैसे होगा किसी व्यक्ति में जो भी क्वालिटी डोमिनेट करेगी। इसके लिए प्लेटो ने सिस्टम ऑफ एजुकेशन निकाला दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अच्छा, प्लेटो के स्कीम ऑफ एजुकेशन से पहले बता देता हूँ इनका जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगी पूरी की पूरी। और इनका एजुकेशन एम करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर तीनों जो सोल की जो क्वालिटीज है उनमें से जो क्वालिटी डोमिनेट कर रही है उसका फुल डेवलपमेंट। और इनकी एजुकेशन स्कीम पढ़ने के बाद आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करके देखना, आपको 2500 साल पहले जो स्कीम दी है वो ज्यादा बेनिफिशियल लगेगी कंपेयर टू दिस स्कीम। So let's study the scheme of education of Plato. According to Plato, education should be divided like that. पहली स्टेज होगी up to 17 years,
जिसमें बेसिक बातें सिखाई जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, कि आर्ट्स के सब्जेक्ट, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, वो दी जाएगी और इट इज कंपलसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल। उसके बाद दूसरी स्टेज आएगी अप टू 20 इयर्स, इसमें जिम्नेशियम, मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है, और इसमें बेसिकली आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और म्यूजिक भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट होगा, जो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे दे विल बी टर्म्ड एज एपेटाइट, मतलब उनको मान लिया जाएगा कि उनके अंदर जो एपेटाइट है वो डोमिनेट कर रही है, सो दे विल बी वर्किंग एज प्रोड्यूसर क्लास फॉर द स्टेट। उसके बाद फर्दर एजुकेशन दी जाएगी, जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करेंगे अप टू 30 इयर्स, इनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, फिलोसफी, एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाएगा, इनसे इनको आर्मी मेंबर बनाया जाएगा। तो 30 इयर्स के बाद एक फिर से टेस्ट होगा। इस टेस्ट को जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, मतलब जो इस टेस्ट से बाहर हो जाएंगे, उनको माना जाएगा कि उनमें करेज डोमिनेट करता है, so they will be termed as warrior class, they will fight for the country, they will work in army basically। इसके बाद फर्दर स्टेजेस आएंगी, 15 साल फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी वगैरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है, यहां से वो सिद्ध हो चुका है कि दे हैव रीजन एज देयर डोमिनेटिंग पार्ट ऑफ द सोल। अब क्योंकि इनमें रीजन डोमिनेट कर रहा है, तो ये दे वुड बी द डिसीजन मेकर ऑफ द कंट्री, और ये जो वहां के किंग बेसिकली होंगे, फिलोसोफर किंग एक आइडिया है प्लेटो का, वी विल स्टडी लेटर। इनको 15 साल ये सब चीजें सिखाई जाएंगी और दे विल बी द डिसीजन मेकर, और ये गार्जियन क्लास भी होगी। अभी सब्सिक्वेंट वीडियो, मतलब वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि ये गार्जियन क्लास क्या है, मतलब प्लेटो के टर्म्स में क्या है, व्हाट इज गार्जियन क्लास इन टर्म्स ऑफ प्लेटो, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें जिम्नेशियम भी है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, इसमें आर्ट्स भी है, साइंस भी है, फिलोसफी भी है, अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग लोगों के लिए रिस्पेक्टिव। आपको नहीं लगता कि इंडिया के करंट एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा अच्छा है? यहाँ पे एक व्यक्ति को के अंदर की जो कैपेबिलिटी है, वो पता करके स्टेट उसका सही यूज कर सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई कुछ भी पढ़ रहा है और उसके बाद कुछ भी कर रहा है, ठीक है ना, उसको अपनी कैपेबिलिटी का पता, उसको किसी ने बता दिया है कि ये काम करने से इतना इतना मनी आएगा। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मतलब बेसिकली कैसे समझाऊं, क्या करता है हमारा, कुछ भी नहीं करता हमारा एजुकेशन सिस्टम। बेसिकली नौकरों को पैदा करता है कि कौन कितना अच्छा नौकर बन सकता है, तो उससे तो कहीं गुना बेटर है ये एजुकेशन सिस्टम। अब थोड़ा अगले इनके व्यूज जानेंगे कि होता क्या है। कम्युनिज्म अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अब इन्होंने ये क्लास तो बना ली, अब ये क्लास फुल्ली फंक्शनल रहे, इस क्लास के अंदर करप्शन ना आए, इसके लिए he decided that communism of wives and property should be there। अब ये है क्या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, और क्यों रेलेवेंट माना प्लेटो ने, इसको क्रिटिसाइज भी करेंगे हम, ये क्यों गलत भी हो सकता है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ मींस कि किसी की कोई परमानेंट फैमिली नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों आपस में हस्बैंड और वाइफ, और इससे एक जो मेजर जो आउटपुट निकलेगा वो ये निकलेगा कि किसी भी बच्चे के पिता का पता लगाना लगभग असंभव हो जाएगा, क्योंकि वाइफ जो होंगी वो कम्युनिटी में होंगी, देयर विल बी कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स, ठीक है। और ये जो इजाजत है मतलब बच्चे पैदा करने की, दैट इज ओनली टू द गार्जियन क्लास, बिकॉज दे नो हाउ टू मैनेज देम। अब ये जो हस्बैंड वाइफ्स होंगे, इनकी सेक्सुअल लाइफ भी स्टेट जो है वो मैनेज करेगा कि कब हमें बेबीज चाहिए फॉर द कंट्री एंड ऑल दिस थिंग्स। प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नेसेसरी है? टू सेपरेट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर या फिर डोमेन्स। अच्छा, अगर जो पॉलिटिकल क्लास है उसके पास प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट है, तो डोंट यू थिंक इट विल एक्वायर प्रॉपर्टी एंड दैट विल लीड टू करप्शन? मींस अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं तो करप्शन तो होगा, जैसा कि हम देखते हैं हमारे देश में भी बहुत ज्यादा देखा है हमने, बाकी के देश में भी
मतलब किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए और कंटेम्परेरी वर्ल्ड में भी ये दोनों आपस में एक साथ हैं तो करप्शन तो होगा। इसको दूर करने के लिए प्लेटो ने डिसाइड किया कि जो गार्जियन क्लास होगी या फिर जो रूलिंग क्लास होगी उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी। नाउ हाउ विल दे सर्वाइव? जो प्रोड्यूसिंग क्लास है दैट विल डोनेट देम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जिससे उनकी बेसिक लाइफ चल सके। इनका कोई घर नहीं होगा, ये बैरक में रहेंगे, ठीक है। और जो बच्चे जो हैं वो कम्युनिटी में मतलब उनका पालन पोषण किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दे बिलोंग टू सम स्पेसिफिक बॉय और गर्ल, बेसिकली मदर और फादर। देयर विल बी नो कांसेप्ट ऑफ मदर एंड फादर। मदर का तो होगा बट फादर का कोई कांसेप्ट नहीं होगा। और ये कम्युनिटी में उनका जो ग्रोथ है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि जो वुमेन है, फेमिनिज्म देख रहे हो प्लेटो को उस जमाने में, कि ये जो घर के कामकाज है उसमें व्यस्त ना रहे, ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। अगर ये इंटेलिजेंट है, अगर ये यहां तक आ गई है, जो ये रीजनिंग तक आ गई है मतलब टेस्ट क्वालिफाई करके, सो दे शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, ठीक है। तो वुमेन शुड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, जो जिनकी रीजनिंग स्ट्रांग है। ही इज नॉट एट ऑल जेंडर बायस्ड। अगला कंसेप्ट आता है कि ठीक है, हमने गार्जियन क्लास बना दी, हमने डिसीजन मेकर्स बना दिए, रूलर कौन होगा, किंग कौन होगा, लॉ क्या होगा, लॉ इनसे कैसे रिलेट करेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। प्लेटो वांट्स द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग इन द कंट्री। हु इज द फिलोसोफर? जिसकी रीजनिंग इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। रीजनिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द कंट्री, उस व्यक्ति को हम किंग बनाएंगे उस देश का। अच्छा, जो लॉज होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे, दे विल नॉट बी अबव द फिलोसोफर किंग। बेसिकली फिलोसोफर किंग का जो विजडम है वो सुप्रीम होगा। अब व्हाई डू यू थिंक कि प्लेटो ने फिलोसोफर किंग को क्यों चुना? मतलब बेसिकली जिसकी रीजनिंग पावर सबसे ज्यादा है और कोई फिलोसोफर है, उसको कंट्री का रूलर क्यों बनाया जाए और उसके विजडम को भी सुप्रीमेसी दे दी ओवर द लॉज? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो फिलोसोफर है वो जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलोसोफर नोज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। एग्जैक्टली। सो जो लॉज होंगे वो माइट बी, मतलब समय के साथ साथ उनकी जो वैधता है वो कम हो सकती है, बट जो फिलोसोफर का विजडम है वो हमेशा प्रिवेल करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन। और जो फिलोसोफर है वो ये भी अच्छे से जान पाएगा कि ड्यूटी किसको कैसे असाइन करनी है, ठीक है। वो भी फिलोसोफर डिसाइड करेगा, लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा। या फिर अगर लॉ बना भी और वो फिलोसोफर के विजडम से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो फिलोसोफर का विजडम विल प्रिवेल और फिलोसोफर की जो सेइंग है दैट विल प्रिवेल, बिकॉज़ ही हैज द हाईएस्ट रीजनिंग पावर इन द कंट्री और ही इज अ फिलोसोफर, ठीक है। ये वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जो किंग हो वो फिलोसोफर किंग हो, ठीक है। अब एक थोड़े से क्रिटिसिज्म है इनकी जितनी भी स्कीम थी, ठीक है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने तो इनको फासिस्ट भी बोला है। वी विल स्टडी देम इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट हिज, अरे मार्क करके दिया। सो लेट्स स्टार्ट हिज क्रिटिसिज्म पार्ट। सो स्टार्ट क्रिटिसिज्म। अच्छा, प्लेटो ने जो इंडिविजुअल है उसको जस्टिस में, मतलब उन्होंने जस्टिस की डेफिनेशन में ही कहा है कि इंडिविजुअल शुड डू वंस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द स्टेट, दैट द स्टेट विल असाइन हिम ड्यूटी, ही हैज टू परफॉर्म दैट। जो इंडिविजुअल है वो स्टेट में सबऑर्डिनेट नहीं करेगा, मतलब इंडिविजुअल को एज अ मींस ट्रीट कर रहे हैं टू अचीव स्टेट्स डेवलपमेंट एज एन। क्या जेन्युइनली किसी भी देश का ये मोटिव होना चाहिए? मतलब बहुत सारे फिलोसोफर ने क्रिटिसाइज किया है और इमैनुअल कांट का तो मानना है कि इंडिविजुअल इज एन एंड इन इटसेल्फ।
It is not a means to achieve something. Okay, so लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद दूसरा, इनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन, डोंट यू थिंक कि इसमें भी मतलब यही काम हुआ है, इंडिविजुअल को स्टेट के अकॉर्डिंग काम करना है, इसका फुल डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल का, ना हो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। दे आर नॉट एट ऑल वरी अबाउट इंडिविजुअल्स फुल डेवलपमेंट। मतलब ऐसे समझो कि हमारे सोल के 3 पार्ट है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, इनमें से कोई एक ही है जिसको हम लाइफ टाइम कैरी करें, मतलब बाकी 2 का कोई डेवलपमेंट नहीं है, हम सिर्फ अपने 1/3 पार्ट पे ही जिए पूरी लाइफ। डोंट यू थिंक इट माइट बी द वन ऑफ द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो कि 1/3 पार्ट ऑफ द सोल हम उसी पे सरवाइव कर रहे हैं, और ये कितना डिफिकल्ट होगा फॉर एन इंडिविजुअल कि अपनी दोनों क्वालिटी को बिल्कुल खत्म कर देना, मतलब ही इज constantly working according to his 1/3 part, ठीक है। तो ये एजुकेशन की बेस पे क्रिटिसिज्म है। अगला क्रिटिसिज्म, फिलोसोफर किंग। पहले तो इस व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल होने वाला है, और ऊपर से ढूंढने के बाद ये सोचना कि ये हमेशा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि एक सेइंग है पॉलिटिकल साइंस में, पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इसको तो मतलब एब्सोल्यूट पावर से भी अगर ऊंचा कोई शब्द है तो दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो, ये लॉ से भी सुप्रीम है। इनको प्लेटो को इनके स्टूडेंट ने इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया है कि फिलोसोफर किंग जो रूल करेगा वो करप्ट हो सकता है इन फ्यूचर। तो एरिस्टोटल बेसिकली रूल ऑफ लॉ को फेवर करते हैं, सो ही क्रिटिसाइज हिज आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। अच्छा, एक बहुत ही मतलब एक कंपैरिजन है, बहुत ही क्रिटिकल कंपैरिजन है प्लेटो का फासिज्म के साथ। आपने क्वालिटीज देखी प्लेटो की, स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन, परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी, सबऑर्डिनेशन टू द स्टेट, रूल ऑफ फिलोसोफर किंग। डोंट यू थिंक कि ये सारी क्वालिटी एक फासिस्ट में होती हैं? फांसीवाद में होता क्या बेसिकली? रूल ऑफ वन, सबऑर्डिनेशन टू स्टेट, स्टेट इज एवरीथिंग, जिसको फांसीवाद में नेशनलिज्म भी बोलते हैं, या फिर हम लोग हाइपर नेशनलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगली क्वालिटी परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी, राइट की बात ही नहीं। Don't you think these are the qualities of fascism that Plato had? So, according to some political scientists, Plato was the first one who gave birth to the fascism. मतलब बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि fascism has been inspired by Plato's saying, और Plato's saying can inspire the fascism. ठीक है, अब अगला इनका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। एक पॉलिटिकल थिंकर हुए कार्ल पॉपर, इन्होंने अपनी किताब लिखी द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। इन्होंने 3 फिलोसोफर्स को एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी माना है, प्लेटो, कार्ल मार्क्स और हीगल। ही कंसीडर देम एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम टू इंडिविजुअल, परफेक्ट फ्रीडम टू इंडिविजुअल। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें इंडिविजुअल को परफेक्ट फ्रीडम, ही कैन डू व्हाटसोएवर ही वांट टू अचीव हिमसेल्फ एट हाईएस्ट पोजीशन। Karl Popper considered Plato as the enemy of open society. बेसिकली उन्होंने 3 वजह दी हैं कि प्लेटो ओपन सोसाइटी के एनिमी क्यों है। पहला, हिस्टोरिसिज्म। आपने प्लेटो के आइडियाज पढ़े कि मतलब ऐसे इवॉल्व होगा, ठीक है। स्टेट को लेके उनके व्यूज जो थे कि जो एथेंस को बचाने के लिए व्यूज थे कि हम हार रहे हैं क्योंकि मतलब हिस्ट्री से इतना सीखो, अगर हम चेंज नहीं करेंगे अपने सिस्टम को तो वी विल लूज कंसिस्टेंटली। तो डोंट यू थिंक हिस्टोरिसिज्म बहुत ज्यादा, हिस्टोरिसिज्म मतलब हिस्ट्री के इवेंट्स को जज करके ये पता लगाना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है।
उसके अकॉर्डिंग रूल्स बना दे, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ला देना। तो इस चीज पे क्रिटिसाइज किया कार्ल पॉपर ने प्लेटो को। सेकंड होलाइज्म, ये होलिज्म। अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, प्लेटो ने छोटी छोटी चीजों को समझने के लिए बहुत मतलब उसको कंबाइन करके सहारा लिया है। जैसे ऐसे समझ सकते हो कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट उन्होंने स्टेट से कंपेयर कर दिया कि स्टेट अगर फुल डेवलप्ड होगा तो इंडिविजुअल भी अपने आप डेवलप हो जाएगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग स्मॉल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ लार्ज और कंबाइनिंग देम ऑल। ठीक है, तो होलाइज्म भी हम में दिखता है। तीसरा है मेथोडोलॉजिकल एसेंशियलिज्म। मेथोडोलॉजिकल एसेंशियलिज्म का मतलब है कि जो मेथोडोलॉजी डिफाइन की है प्लेटो ने, उसी के अकॉर्डिंग हम सब चीज को जज करें। मतलब इट इज मतलब एवरीथिंग विल प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन मेथड। सो दीज क्वालिटीज, डोंट यू थिंक कि ये ओपन सोसाइटी के अगेंस्ट है? ओपन सोसाइटी की डेफिनेशन जो है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू अटेन इटसेल्फ टू द हाईएस्ट पोजीशन इट वांट। So Karl Popper criticized him and called him as an enemy of open society. अच्छा, हमने क्रिटिसिज्म कर लिया, प्लेटो की आइडियाज पढ़ ली। अब क्या लगता है कि प्लेटो की जो हमने जितनी भी बातचीत की है कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फिलॉसफी में, और बेसिकली हम जिस चीज की बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफी में, इन्होंने आइडियल स्टेट की पिक्चर क्रिएट की है कि एक स्टेट ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड हो उनकी ड्यूटी वगैरह वगैरह। तो डोंट यू थिंक कि प्लेटो वाज द फर्स्ट वन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड हु गिव राइज टू फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म? ठीक है, इनका एक जो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू द फिलॉसफी, वास्ट कंट्रीब्यूशन टू द फिलॉसफी, दैट इज फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका जो है एरिस्टोटल, one of the finest philosopher, or Aristotle was the student of Plato, so it is also his contribution. और कंट्रीब्यूशन सोचिए। अच्छा, क्रिटिसाइज हमने कर लिया, मतलब कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया, हिस्टोरिसिज्म है, होलिज्म है, मेथोडोलॉजिकल एसेंशियलिज्म है। डोंट यू थिंक कि कोई भी फिलोसोफर की जैसी कंडीशंस होती हैं, वो उसकी फिलोसफी पूरी उन कंडीशंस के इर्द गिर्द ही घूमती है कि इनको कैसे ठीक किया जाए, इनमें कैसे चेंजेस लाए जाए। अब आप ऐसे समझो, प्लेटो के टाइम पर जो उनके गुरु थे सुकरात, उनकी मृत्यु हुई वहां की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से हुई थी। लोगों को उनके व्यूज पसंद नहीं आ रहे थे, उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया सुकरात को। ठीक है, तो व्हाई वुड प्लेटो सपोर्ट डेमोक्रेसी? कि जो डेमोक्रेसी में जो रूल है वो मूर्खों का रूल है। मतलब प्लेटो ने बेसिकली फिलोसोफर किंग क्यों, मतलब फिलोसोफर किंग में क्या क्वालिटीज रखी है कि हु विल रूल, जिसको जिसकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो, जिसके पास विजडम हो। डेमोक्रेसी ठीक इसका उल्टा है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, कि कोई विजडम नहीं है लोगों के पास जो रूल कर रहे हैं, दे आर बेसिकली नॉट क्वालिफाइड टू रूल। तो ठीक है, हम क्रिटिसाइज आज के जमाने में कर रहे हैं कि ही इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, उनकी वजह से फासिज्म आया, बट उनकी जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस थी, डोंट यू थिंक दैट लेड दैट गाय टू थिंक इन दिस डायरेक्शन अबाउट डेमोक्रेसी? सो बेसिकली ये बात है, मतलब क्रिटिसिज्म को भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, प्लेटो के क्रिटिसिज्म को। ही इज माय फेवरेट स्टूडेंट, कैसे क्रिटिसाइज उनको, उनका क्रिटिसिज्म ऐसे छोड़ सकता हूँ। सो आज खत्म करते हैं प्लेटो को। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एरिस्टोटल, हिज स्टूडेंट। तब तक के लिए गुड बाय।